Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्या है कोरोना वायरस से जुड़ी मौत के आंकड़ों की हकीकत। क्या बताए गए आंकड़ों से ज्यादा तादाद में कोरोना वायरस ने ली लोगों की जान? कई देशों के आंकड़ों के आधार पर देखिए बीबीसी की एक्सक्लूसिव पड़ताल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। बीबीसी की खास पड़ताल की कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले सुर्खियां। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के 96,32,969 मामले, अब तक 4,89,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका, यूरोप में लगातार बढ़ते मामलों पर WHO ने जताई चिंता। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,296 नए केस, कुल मामले 4,90,000 के पार। 2,85,000 से ज्यादा लोगों ने दी बीमारी को मात। 15 जुलाई तक नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। और हमारे साथ है हमारे फेवरेट प्रोफेसर। देखिएगा कैसे पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के सुदूर इलाकों में रेडियो की मदद से की जा रही है पढ़ाई। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके मुताबिक अब तक करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है। लेकिन क्या ये संख्या इससे भी ज्यादा है? कवर स्टोरी में आज इसी की पड़ताल। बीबीसी की एक पड़ताल में पता चला है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की जान गई है जिनकी मौत को वायरस से हुई मौतों में नहीं गिना गया। 27 देशों में हुई मौतों के शुरुआती डेटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पहले लगाए गए अनुमान से 1,30,000 ज्यादा लोगों की जान इस महामारी के दौरान गई। एक पिता अपने सबसे छोटे बेटे को दफना रहा है। मां शोक में डूबी हुई है। 3 साल के रफा की मौत कोरोना वायरस से नहीं हुई, लेकिन माता पिता कहते हैं कि उनकी जान वायरस के कारण ही गई है। रफा को ल्यूकेमिया था। तबीयत बिगड़ी तो माता पिता उसे अस्पताल ले गए। आधी रात का समय था। अस्पताल ने कहा कि दाखिल करने से पहले उनका कोविड-19 का टेस्ट करना होगा। दूसरे अस्पताल ने हमें बताया कि उनके यहाँ बच्चों के कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है और सिर्फ गर्भवती महिलाओं के ही कोरोना के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। रफा के पिता उस रात उन्हें 3 और अस्पतालों में ले गए, मगर निराशा ही हाथ लगी। अगले दिन एक अस्पताल में दाखिला तो दिया, मगर डॉक्टर के देखने से पहले ही रफा ने दम तोड़ दिया। मुझे अब भी लगता है कि अगर तुरंत इलाज मिलता तो मेरा बेटा जिंदा होता, मगर उसे लौटा दिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जाता रहा। मैं कुछ नहीं कर सकी। रफा उन लाखों लोगों में से एक हैं जिनकी मौत को कोरोना वायरस से हुई मौतों में नहीं गिना गया, जबकि वो इस महामारी के ही शिकार बने। संक्रमण शुरू होने के बाद से बहुत सारे देशों में सामान्य से अधिक मौतें दर्ज की जा रही हैं। आप इस ग्राफ में ये उछाल देख सकते हैं। इन्हें एक्सेस डेथ्स या अतिरिक्त मौतें कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इनमें से बहुत सी मौतों की वजह कोरोना वायरस को माना गया है। इन्हें आप यहाँ लाल रंग में देख सकते हैं, मगर इनके अलावा भी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। नीले रंग में देखिए, इन्हें कोरोना से हुई मौतों में नहीं गिना गया है। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में अनुमान से 2 गुना से ज्यादा जाने गईं। मरने वालों में लूका की मां लुसियाना भी थीं। लुसियाना को पैंक्रियाटिक कैंसर था। कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी कीमोथेरेपी रोक दी गई, मगर स्थिति में सुधार होने के बाद भी उनकी कीमोथेरेपी शुरू नहीं की गई। उनके डॉक्टर ने कहा कि सब नियंत्रण में है और कैंसर उनके लीवर तक नहीं पहुंचा है। मेरी मां आशावादी थीं और भविष्य की योजनाएं बना रही थीं।
लेकिन वायरस ने उनकी जल्दी ही जान ले ली, वरना वो कुछ और महीनों या फिर सालों तक मेरे साथ होती। ब्राजील में भी दुख की ऐसी ही कहानी दिखती है। मेरी माँ इजाबेल बहुत जुझारू थी, जिन्होंने जीवन भर अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया। एंड्रिया बताती हैं कि उनकी मां को स्ट्रोक आया था। अस्पताल ने उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी ताकि कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तर खाली किए जा सकें। घर आने के कुछ ही दिनों में उनके दिल ने अचानक धड़कना बंद कर दिया। मेरी बहन ने माँ के सीने पर झटके दिए, मगर सब बेकार रहा। अस्पताल में उन्हें बचाया जा सकता था। भले ही वो कोरोना से नहीं मरी, मगर उनकी मौत कोरोना के कारण ही हुई। ब्राजील और बाकी दुनिया में और भी कई लोग इसी तरह मर रहे हैं, जिनकी गिनती भी नहीं हो रही है। ये डरावना है, बहुत डरावना है। अफगानिस्तान भी एक ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या, सही जानकारी उसकी मिलना मुश्किल हो जाता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अफगानिस्तान में संक्रमितों की तादाद 30,000 से ज्यादा है, जबकि 683 लोगों की मौत हो चुकी है। काबुल से अली हुसैनी की रिपोर्ट। फरीद काबुल में रहते हैं और कई दशकों से कब्रिस्तान में कब्र खोदते हैं। फरीद ने युद्ध देखे हैं, संघर्ष देखे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस महामारी जैसा बोझ उन पर कभी नहीं आया। काम करते करते पस्त पड़े फरीद ने कब्र खोदने में मदद के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है। पहले मरने वालों की संख्या कम थी। हर हफ्ते 1 या 2 शव दफनाए जाते थे। अब हर दिन 10 से 15 शवों को दफनाया जा रहा है। कई दिन मैंने यहाँ 20 से 35 मुर्दे दफन होते देखे हैं। अफगानिस्तान में वायरस से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 680 से ज्यादा है, लेकिन हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। मई में हमने काबुल के 30 कब्रिस्तानों पर नजर रखी। 1 महीने के दौरान हर हफ्ते दफन होने वाले मुर्दों की संख्या 37 से बढ़कर 130 से ज्यादा हो गई। महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने से मुल्ला मोहम्मद यूसुफ की जिंदगी बदल गई है। वो कहते हैं कि कोरोना वायरस के साथ जो खौफ जुड़ा है, उसकी वजह से संक्रमण से हो रही तमाम मौतों की जानकारी नहीं हो पाती है। लोग अपनी बीमारी छुपाते हैं। कोई मर जाता है तो ये नहीं बताया जाता कि मौत कोरोना वायरस से हुई है, क्योंकि ऐसा करने पर जनाजे के साथ कोई और नहीं जाएगा। लेकिन बीमारी छुपाने का विचार हर किसी को पसंद आ रहा हो ऐसा भी नहीं है। मसूद के पिता हशमत फानी अफगानिस्तान के मशहूर सिने कलाकार थे। मसूद कहते हैं कि वो अपने पिता की मौत के बारे में खुलकर बोलना चाहते हैं, लेकिन वायरस के साथ जुड़ी बदनामी वायरस की ही तरह तेजी से फैल रही है। शायद हमें कभी अंदाजा ही ना हो सके कि अफगानिस्तान में इस वायरस से आखिर कितनी मौत हुई। और कोरोना वायरस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी भी दी है। WHO के महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1 करोड़ से ज्यादा मामले हो जाएंगे और अभी दुनिया भर में 96 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि दुनिया भर में हालात बिगड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत है। कई देश और उनकी अर्थव्यवस्था दोबारा खुलने लगी है, लेकिन हम सब कुछ पहले की तरह नहीं कर सकते हैं। हमें न्यू नॉर्मल बनाना होगा जो मौजूदा हालात के अनुकूल हो और जो सबको साथ लेकर चल सके। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि जिस तरह से यूरोप में धीरे धीरे लॉकडाउन की पाबंदियां हटाई जा रही हैं, वहां संक्रमण दोबारा फैल सकता है। यूरोप में मौसम गर्म होने के साथ ये चिंता भी बढ़ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करेंगे। WHO ने कहा है कि 30 देशों में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वीडन, यूक्रेन और अल्बानिया समेत 11 में केसेस ज्यादा नजर आते हैं। वहीं अमेरिका में स्वास्थ्य अधिकारियों ने ताज़ा आकलन के मुताबिक कम से कम 2 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। अभी आधिकारिक आंकड़े 24 लाख मरीजों के हैं, लेकिन सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल के मुताबिक मामलों की असल संख्या बताई जा रही संख्या से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अमेरिका के कई राज्यों में मामले जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए कोरोना से ठीक हुए लोगों को दोबारा अस्पताल क्यों बुला रहे हैं डॉक्टर्स, और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के 1 महीने बाद कितना बदला अमेरिका। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। You know when you're with friends when you only use their first names. Welcome, Benedict. Hello, MG. MG Hector. It's a human thing. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया। कोरोना वायरस से क्या फेफड़ों को स्थायी नुकसान होता है? क्या बीमारी से ठीक होने के बाद भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है? इस तरह के कई सवालों के जवाब डॉक्टर्स जानना चाहते हैं। इसके लिए कोविड-19 का गंभीर संक्रमण झेल चुके हजारों मरीजों को दोबारा अस्पताल बुलाना पड़ सकता है, जिनका चेकअप कर डॉक्टर ये पता करेंगे कि कहीं वायरस ने उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाया। देखिए ये रिपोर्ट। टोनी मैक्यू बीमारी को मात दे चुके हैं। मार्च में जब कोविड-19 महामारी की शुरुआत ही हुई थी, वो तभी बीमार हो गए थे। मैं डॉक्टर से बात भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुरंत दाखिल कर रहा हूँ। मैं बता नहीं सकती कि ये क्या था। मैंने कभी कोविड के बारे में नहीं सुना था। टोनी टैक्सी चलाते हैं। उन्हें पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अप्रैल में अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन 2 महीने बाद भी वो सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। मैं सामान्य तरह से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। निचली दराज से कुछ निकालने के लिए झुकता हूँ तो मेरी सांस उखड़ने लगती है। तो कोविड होने के पहले टोनी के फेफड़े इस हाल में थे। कोविड के पहले फेफड़े सामान्य थे। अंतर स्पष्ट है। अगर आप सामान्य फेफड़े को उसी जगह देखें, फिर कोविड के दौरान और अस्पताल में दाखिल होने के वक्त से मिलाएं, हवा की जगह इसमें कोरोना वायरस के वजह से हुई सूजन दिखेगी। फेफड़े में ग्राउंड ग्लास जैसा पैटर्न कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मामलों में दिखता है। हम नहीं जानते कि क्या ये सूजन स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। फिक्र की वजह पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फेफड़े के ऊतकों को होने वाला नुकसान है। इसकी वजह से सांस उखड़ने, खांसी और थकान जैसी दिक्कत हो सकती है। हमने रेडियोलॉजिस्ट से बात की। उनका कहना था कि गंभीर संक्रमण की वजह से अस्पताल आए 20 से 30% लोगों के पहले फॉलोअप के दौरान किए गए स्कैन में फेफड़ों को नुकसान के शुरुआती चिन्ह दिखे। मैं मरीजों की संख्या को लेकर चिंतित हूँ। कई और लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। अस्पताल में मौजूद दूसरे लोगों की तरह टोनी मैक्यू को भी अपने फेफड़े की स्थिति जानने के लिए स्कैन करना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसका ठीक अंदाजा करने के लिए रिसर्च जरूरी है। खबर अमेरिका से। पुलिस हिरासत में मारे गए अफ्रीकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को 1 महीना बीत चुका है। उनकी मौत के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका में इस घटना के बाद से बुनियादी तौर पर कितना बदलाव आया, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता निक ब्रायंट। इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौर में एक नई पीढ़ी ने उस संघर्ष का मोर्चा संभाल लिया है जो अमेरिका में पुराने दौर से जारी है। पवित्र जगह का दर्जा रखने वाले लिंकन मेमोरियल पर जुटते लोग। ये वही जगह है जहां मार्टिन लूथर किंग ने अपना सबसे यादगार भाषण दिया था। लेकिन नस्लीय समानता के उनके ख्वाब की लगातार अनदेखी होती रही है। हमें याद रखना होगा कि दास्ता और भेदभाव से मिले जख्म सही मायने में कभी भरे ही नहीं। Black Lives Matter! लोगों के सड़क पर उतरने की वजह पुलिस की ज्यादती थी, लेकिन दिल के अंदर नस्लीय आधार पर भेदभाव होने का एहसास बसा है और इसी वजह से बीते 1 महीने के दौरान हर दिन प्रदर्शन होते रहे। यह अतीत को भविष्य के साथ जोड़ रहा है। हमें समझना होगा कि हम नागरिक अधिकारों के कंधों पर ही टिके हैं। दास्ता के दौर की याद दिलाने वाले बुत गिराए जा रहे हैं और नए प्रतीक उभर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर ब्लैक लाइव्स मैटर का नारा लिख दिया गया। जहां तक पुलिस की बात है, सर्वेक्षणों के नतीजे बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग ये चाहते हैं कि साफ तौर पर तय किया जाए कि पुलिस अधिकारी कब तक बल प्रयोग कर सकते हैं
और जो जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करे उनके खिलाफ कार्रवाई का विधान हो। कुछ शहरों में गर्दन दबोचने पर रोक लगा दी गई है। ये ऐसा दौर है जब गुस्से और निराशा की वजह को मान्यता मिलती दिखी है, लेकिन इसे मेलजोल का राष्ट्रीय पल मानना भूल होगी। नस्लीय समस्याएं उभर कर सामने आ गई हैं, लेकिन इसके निदान के लिए अभी लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए गिलगित बल्तिस्तान में रेडियो से कैसे की जा रही है पढ़ाई। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया। जब इंटरनेट दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंच चुका है, तब भी कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां रेडियो की अहमियत बनी हुई है। पाकिस्तान सरकार ने एक एनजीओ के साथ मिलकर रेडियो पाकिस्तान और एफएम चैनल से ऑनलाइन पढ़ाई करानी शुरू की। इससे कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान जैसे सुदूर इलाकों में बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की ये रिपोर्ट। ये गिलगित के खुमर गांव में कम्युनिटी लीडर अली जान का मकान है। कोरोना वबा फैलने के बाद से गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल बंद हैं, लेकिन अली जान ने अपने मकान के एक बड़े से कमरे में गांव के प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए क्लास का इंतजाम किया है, जहां बच्चे रेडियो के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। रेडियो क्लासेस की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली, हमें पढ़ाया गया और तकरीबन हमारा सिलेबस कवर हो गया। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। उसने कहा, अरे नहीं भाई, बन सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में ना तो टीवी और केबल की सहूलत है और न ही इंटरनेट की। ऐसे में रेडियो ही इस इलाके के तकरीबन 2700 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई का वाहिद जरिया है। रेडियो एजुकेशन का ये प्रोग्राम एफएम फ्रीक्वेंसीज और रेडियो पाकिस्तान की मीडियम वेव पर हफ्ते के 6 रोज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि मुअल्लिम रेडियो एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन है, जो कि हमने बहुत जल्दी जो है उसको मुहैया कर दिया और उससे बच्चों को खासा फायदा हो रहा है। लाहौर में मुअल्लिम प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम काम करती है, जहां रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले लेसन्स और इसे प्रेजेंट करने के लिए प्लानिंग की जाती है। हमारे साथ है हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी। अनार बना ही दिया, एक और मशक। मुअल्लिम की टीम दावा करती है कि गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 3.5 लाख प्राइमरी स्टूडेंट इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं, जबकि एथिक्स, सफाई सुथराई और कोरोना से बचाव के लिए अवेयरनेस भी दी जा रही है। शुमाइला जाफरी, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद। तो लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें काम पर जाना पड़ता है। कनाडा के डेनिस एक कुरियर ड्राइवर हैं और उनका कुत्ता पट्स भी हर समय उनके साथ रहता है। यूं गाड़ी से बाहर झांकते वक्त पट्स की आंखों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए मालिक ने गॉगल्स ले लिए। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी।